जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम नेपोलियन तक ले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में उससे आगे देखते हैं। ठीक है, नेपोलियन 1815 तक ले समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, उससे आगे देखते हैं हम मेटरनिक युग के बारे में। ठीक है, नेपोलियन युग आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेपोलियन एक अच्छा समझिए कि शासक था। ठीक है, पर वहाँ के जो बहुत सारे राजा मिलकर नेपोलियन को सेंट हेलेना नामक टापू पर ले जाकर उसको 1821 में उसका मृत्यु भी हो गया। ठीक है, मतलब अच्छा आदमी को खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद आया कौन? मेटरनिक। मेटरनिक बहुत खच्चर शासक है, कट्टर प्रतिक्रियावादी। ठीक है, हम समझते हैं मेटरनिक के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब हम देखते हैं मेटरनिक युग के बारे में। युग किसे कहते हैं? युग का मतलब होता है पीरियड, समझिएगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का युग चल रहा है 14 से लेकर 24 तक। अभी तक तो उनका युग चल ही रहा है। अब प्रधानमंत्री बने या न बने बात के बात है। ठीक है, हालांकि बनवे करेंगे पर वो अलग मैटर है। ठीक है, युग कहने का मतलब हुआ कि उसी का पीरियड चल रहा है, युग चल रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि मोदी जी का युग कब से कब चला? तो 14 से लेकर 24 तक। ठीक है, एंड अब पूछेगा आपको मेटरनिक युग, तो मेटरनिक युग कब से कब तक? 1815 से 1848 तक। ठीक है, मेटरनिक युग कब से कब तक? 1815 से लेकर 1848 तक। ठीक है, और हम देखते हैं यूरोप के बारे में। ठीक है, देखिए पहले हमारा टॉपिक है कि यूरोप की राजधानी यूरोप की विजय शक्ति या नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? मेटरनिक। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी का मतलब कैसे? कट्टर प्रतिक्रियावादी। इसका अर्थ भी बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक था। ठीक है, मेटरनिक। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की है। मेटरनिक, ठीक है, ये मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था, बहुत ही खच्चर कट्टर शासक था। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनर्स्थापना करना। ठीक है, मेटरनिक जो है बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, वह चाहता था कभी गणतंत्र का विरोध करना। ठीक है, और राजतंत्र का बढ़ावा देता था। मतलब कहता था कि मतलब उसका प्रतिक्रियावादी कहने का सेंस हुआ कि किसी भी अच्छा काम का विरोध करना होता। ठीक है, और चांसलर था नहीं राजा था। ठीक है, मेटरनिक को उस समय चांसलर नहीं राजा बोला था। ठीक है, देखिए गरीब के घर में लड़का जो जन्म लेता है, ठीक है, वो अमीर बनने के लिए ही जन्म लेता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी शासक था जिसका उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनर्स्थापना करना। ठीक है, मेटरनिक बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, एक तरह से कहिए बहुत ही खच्चर शासक था। ठीक है, देखिए गरीब के घर में जो लड़का है वो बहुत ही मतलब योग्य हो, कोनो जैसे मेटरनिक हो गया, मेजनी हो गया, कोनो मेजनी, चाहे काउंट करो, विक्टर एमेनुअल, चाहे नेपोलियन, सब का था बहुत ही मतलब अच्छा शासक था। ठीक है, बाकी ये सब बहुत खराब शासक था। ठीक है, ससुरा मतलब सोचता था कि राजतंत्र आ जाए, फिर राजा का तंत्र ही, बेटा का बेटा ही राजा बने। ठीक है, देखिए अमीर के घर में बैठा कौआ भी सबको मोर लगता है। ठीक है, और गरीब का भूखा लड़का भी सबको चोर लगता है। ठीक है, अभी जमाना यही है। ठीक है, तो देखिए तो मेटरनिक था प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, और हम देखते हैं इससे आगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इससे हम आगे देखते हैं। अगला है हमारा वियना कांग्रेस की उपलब्धियाँ। ठीक है, देखिए जो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ठीक है, वियना कांग्रेस की अब देखते हैं उपलब्धियाँ। ठीक है, मेटरनिक ही मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? तो मेटरनिक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने इसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। ठीक है, कई राज्यों में विभाजित कर दिया। ठीक है, याद रखिए कि कई राज्यों में विभाजित कर दिया। ठीक है, यानी मेटरनिक जो चाहता था कि इटली पर अपना ही वर्चस्व रखे, अपना ही प्रभाव जमाए रखे। कौन? तो मेटरनिक। ठीक है, याद रखिए, कहा है कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने इसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ इकट्ठा रहेगा, एक साथ रहेगा तो जल्दी नहीं होती, मतलब कोई बात किसी का नहीं छूटता है। ठीक है, जैसे नेतवाई सब। ठीक है, फुटका के अपने जातिवाद, अपना जाति उती ऐसे मिला उला के अपनी भटका उटका देता है। ठीक है, नेता सब ऐसा ही करता है। जैसे मेटरनिक, हमको लगता है मेटरनिक से सीख ले सब नेता सब कहा। ठीक है, तो ये फूट कर दिया सब, इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, कह रहा है कि सिसिली, मतलब जब इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया उसके बाद कह रहा है कि सिसिली और नेपाल, मतलब इस राज्य टूट कर निकला कुछ राज्य, उसी का नाम और किसी राजवंश को दे दिया, जैसे हैवर वंश हो गया, बुरो वंश, ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है कि सिसिली और नेपाल्स के प्रदेश बुरो वंश के सम्राट फर्डिनेट को दे दिया। ठीक है, कह रहा है कि सिसिली और नेपाल्स राज्य है। ठीक है, सिसिली और नेपाल्स के प्रदेश बुरो वंश के, यानी वंश है, जैसे मुगल वंश कैसे होता है, मुगल वंश बाबर हुमायूं, इसी तरह है कि बुरो वंश के सम्राट फर्डिनेट को
दे दिया गया, ठीक है, तो सिसिली और नेपल्स, ठीक है। अगला देखते हैं, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है, याद रखिए, पूछा जाता है। राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम, ठीक है। जोसेफ मेजनी कहा था कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो शासन युवाओं के हाथ में दे दो, ठीक है। आधा युवा प्यार मोहब्बत के चक्कर में पगला रहता है, ठीक है। देखिए, तो जोसेफ मेजनी का कहना ठीक था, ठीक है, कि शासन युवाओं के हाथ में दे दो, ठीक है। अगर क्रांति लाना है समाज में तो शासन युवाओं के हाथ में दे दो, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि रोम, ठीक है, रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया, ठीक है। रोम और उसके आसपास के राज्य, ठीक है, अगर इतना सारा राज्य विखंडन हो, 39 रियासत संघों में कायम हुआ था इटली, ठीक है। देखिए, तो कह रहा है रोम और उसके आसपास के जो राज्य है ना, रोम और उसके आसपास के, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ रोम है, ठीक है, तो इसके आसपास के जो राज्य है उसको किसको सौंप दिया? पोप को, ठीक है, पोप को सौंप दिया, ठीक है, राजा ये सब है। अगला है हमारा कह रहा है कि लोम्बार्डिया और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रहा, ठीक है। लोम्बार्डिया और वेनेसिया पर कौन? मेटरनिक अपना अपना कायम रखता था, अपना संघ कायम अपना राज चलाता था, ठीक है। देखिए, मेटरनिक बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है, बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी, बहुत ही खच्चर, ठीक है, हो गया। कह रहा है परमा, ये कह है अगला है कि परमा मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैवंसबर्ग राजवंश को दे दिया गया, ठीक है। कह रहा है परमा, इसे भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सोच घुमा घुमा खूब पूछता है, ठीक है। कह रहा है कि परमा मोडर्ना और टस्कनी के प्रांत हैवंसबर्ग राजवंश को दे दिया गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि जेनेवा और पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है। जेनेवा और पिडमाउंट का राज्य है उसको अपने में सम्मिलित कर लिया, कौन? तो मेटरनिक, ध्यान में रखिए। कह रहा है अगला कि जर्मनी में 39 रियासत संघ का कायम रहा, ठीक है, और ऑस्ट्रिया वहाँ अपना चला रहा था, संघ कायम चला रहा था, ठीक है। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया, ठीक है। पहला कह रहा है कि इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया, ठीक है। अगला है कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुरो वंश के सम्राट फर्डिनेट को दे दिए गए थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है कि रोम और उसके आसपास के जो राज्य था उसे पोप को सौंप दिया गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि लोम्बार्डिया और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रहा। अगला है कि परमा मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैवंस राजवंश को दे दिया गया, ठीक है। अगला है कि जेनेवा, कह रहा है कि जेनेवा और पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। कह रहा है कि जर्मनी को कितने रियासत संघ में तोड़ा था? 39, ये सब पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और हम इससे आगे देखेंगे। देखिए, जैसे इस सब में योगदान में कौन कौन आ गया? तो मेजनी आ गया, काउंट काब्रो आ गया, विक्टर इमैनुअल, ये सब बहुत ही मतलब शासक, ठीक है, मतलब खच्चर को मेटरनिक से तो खच्चर शासक है, ठीक है। जोसेफ मेजनी का ही कहना था कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो शासन युवाओं के हाथ में दे दो, ठीक है। तो जोसेफ मेजनी ने ठीक ही कहा था, ठीक है, याद रखिएगा, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब इससे हम आगे देखते हैं क्रांति के बारे में, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, लुइस ओलवाई से बहुत खच्चर शासक था, ठीक है, इस सबके देखते हैं, ठीक। देखते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, ठीक है। देखिए, 14 जुलाई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति इसीलिए थी, जो फ्रांस है 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के कारण देखते हैं, क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो देखिए, पहले नंबर समझिए कारण, ठीक है। तो समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था, ठीक है, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग, ठीक है, और तीनों वर्ग में काफ़ी असमानता थी। ये पहला कारण, देखिए आपको क्वेश्चन पूछे है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के 3 कारण लिखे या 2 कारण लिखे, ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा आपसे, ठीक है, तो 2-3 कारण लिख दीजिएगा, आपको अच्छा आ जाएगा, ठीक है। मेन में लिखिएगा यही सब जो लिखा रहे हैं, ठीक है। तो कहेगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखे, तो पहले हमारा है कि समाज को 3 वर्गों में विभाजित हुआ था, पादरी, कुलीन और निम्न, ठीक है। तीनों वर्ग में काफ़ी असमानता है, ठीक है। देखिए, पादरी वर्ग जिससे चर्च के पुजारी होता है वो पादरी, ठीक है, जैसे अपना यहाँ अगर यहाँ समझिएगा इसे, तो जो पूजा करते हैं मंदिर में उसे पंडित जी कहता है, उसी तरह पादरी जी यानी चर्च के पुजारी, ठीक है। कुलीन है जो इसका टैक्स वसूलने का काम होता है, ठीक है। टैक्स देता कौन था? निम्न यानी मध्यम वर्ग, जो वहाँ का जनता था वही टैक्स देता है, ठीक है। पादरी भी टैक्स नहीं देता है। कुलीन का काम था टैक्स वसूलना, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा जमीन जो था ये सब सबसे ज़्यादा किसी का था? तो पादरी ही रखता था, ठीक है, पादरी, उसका कुलीन, और सबसे ज़्यादा जनता था निम्न वर्ग वाला, मध्य वर्ग बोल सकते हैं, निम्न वर्ग, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनता ही था, मतलब 80 से 85% कहते हैं जनता ही था, ठीक है, और उसी से टैक्स लेता था, ठीक है। कौन? तो कुलीन, ठीक है। पादरी को कुलीन टैक्स पादरी को देना नहीं पड़ता था। आप पूछेगा कि टैक्स कौन वसूलता था? तो कुलीन वर्ग, ठीक है। देता कौन था? निम्न वर्ग, ठीक है। तो ये पहला फ्रांस के जो कारण है क्रांति के, पहला ही कारण है कि समाज 3 वर्गों में बढ़ चुका था, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग, और काफ़ी तीनों वर्ग में काफ़ी असमानता थी, और टैक्स देने का काम कौन करता था? निम्न वर्ग, और सुनने का काम कुलीन वर्ग, और पादरी का काम था कि मतलब पूजा पाठ कराना, ठीक है। और हम अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि फ्रांस का राजा लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां निरंकुश शासक था, ठीक है। फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, इसी के कारण फ्रांस की क्रांति हो गया, ठीक है। यहाँ मतलब लोग से अधिक, अब यहाँ के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, निम्न वर्ग के लोग हैं 80 से 85% जनता थी, ठीक है। वहाँ के लोग मतलब एक अथी कर दिए, अब टैक्स देते देते परेशान हो गए, वहाँ क्रांति कर दी कि ऐसा राजा को हटा देना, ठीक है। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति हो गया, ठीक है। मेन कारण यही सब है, 80% लोग उससे टैक्स मांगता था, इस सबसे नहीं मांगता था, ठीक है। तो वहाँ के लोग मतलब परेशान हो गई जनता से, मतलब उसको मार दिया, समझिएगा, ठीक है। तो जो लुई 16वां था, लुई 16वां अति निरंकुश शासक था, किसी पर दया का भाव नहीं रखता था, ठीक है। और इसका पत्नी भी थी मेरी अंतोनिया, वो भी बहुत खर्चीली थी, ठीक है। और उसी समय बास्तिल का टीला, मतलब जो पब्लिक है पूरा एक जगह जाकर बास्तिल का टीला जाकर भड़का दिया, ठीक है। तो जो लुई 16वां था बहुत ही निरंकुश शासक था, मतलब कट्टर कथी खराब, ठीक है। अगर पत्नी के लिए जब भी पैसा घर वोट पालिश से कुछ कम जाता था, लाली उठ लाली, बस उसका टैक्स बढ़ा देता था जनता पर, ठीक है। और वहाँ का जनता एकदम तंग हो गया उस लुई 16वां से, ठीक है। ऐसे पहले बार था लुई 15वां 14वां, वो सब ऐसे से, एक तो लुई 14वां ऐसे कहता मैं ही स्टेट हूँ, मैं ही राज्य हूँ, मेरा बात कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये इसका लुई 16वां का पत्नी था मेरी अंतोनिया, वो मतलब राजा महाराजा ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, ठीक है। और थी वो तहीं से रोटी दो नारा, और बहुत सारा महिलाओं से घेर लिया, तो उसी में चुड़ैलों का धवाई से मतलब आपको पूछेगा नहीं, और बास्तिल का टीला गिरा दिया गया, ठीक है। इतना उतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन लेवल के थोड़ी ना है जो आपसे पूछेगा कि बास्तिल का टीला या चुड़ैलों का धब्बा, ऐसे नहीं, ठीक है, ये ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। कैसा शासक है? निरंकुश शासक था, किसी पर दया का भाव नहीं रखता था। कौन था? निरंकुश शासक लुई 16वां, ठीक है। अब देखते हैं फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक बढ़ गया था, ठीक है। जैसे ही राजा के कोई मतलब ये जो राजा था लुई 16वां, मतलब किसी कोई काम करता ही नहीं था, अच्छा काम भी नहीं कर, आराम से राजपाट में बैठल रहता था, ठीक है। और जैसे ही पैसा कमता था टैक्स जनता पर बढ़ा दिया जाता था, ठीक है। तो वही वहाँ के जनता पर, फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक बढ़ गया, तो इसीलिए क्रांति कर दिया, ठीक है, कि ये राजा को हटाओ, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। ध्यान में रखिए, पूछेगा कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखे, तो 3 गो रहेगा, तो तीनों लिख दिए, अच्छा नंबर आ जाएगा। समाज 3 वर्गों में बढ़ चुका था, ठीक है। पादरी कुलीन लुई 16वां निरंकुश शासक था, ठीक है, जो मतलब कट्टर प्रति खच्चर शासक, ठीक है। अगला है कि फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक बढ़ गया था, ठीक है। और मतलब इसीलिए ये लोग कथी करते, क्रांति कर दिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि सब पूछेगा कि 1789 के फ्रांसीसी कर, ये ध्यान में रखिएगा कि 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है फ्रांस में, ठीक है। अब देखिए अगला कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, परिणाम लिखे। कारण तो हम लोग देखिए, परिणाम करने का मतलब रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट है, देखिए जब भी परिणाम देखिए, तो जब लुई 16वां तो खच्चर शासक ओकरा हटा दिए, यानी राजशाही का अंत कर, ठीक है। मतलब राजा कहीं बेटा जो राजा बनते आ रहा है, ठीक है। मतलब राजशाही का मतलब कहते हो, राजा कहीं बेटा राजा बनता है, उसे राजशाही कहते हैं, ठीक है। तो लुई 16वां के राजशाही का अंत कर दिया, ठीक है, यहाँ के लोग। अगला है जनतंत्र की स्थापना। जनतंत्र गणतंत्र लोकतंत्र, बात एक ही है, यानी लोगों का ही तंत्र, उसे बोलेंगे लोकतंत्र या जनतंत्र या अथी गणतंत्र बोल सकते हैं, ठीक है, यानी जनता का राज फिर आ गया, ठीक है। अगला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फिर जगने लगा, ठीक है। वहाँ के लोग ये सब सोचने लगे कि देखिए यूरोप आज़ाद हो गया, तब जब आपको इससे आगे पढ़ाएंगे 1830 की क्रांति, तो वहाँ का अगला भी लोग सोचे लगा रही जब यूरोप आज़ाद हो सकता है, मतलब यहाँ के जो ऐसा शासक को हटा सकता है, तो और देश का है नहीं हो सकता है जी। तो वो तो मतलब यूरोप के पूरा देशों में राष्ट्रवाद की भावना जगने लगा कि हम भी आज़ाद होंगे, हम काहे गुलाम रहेंगे, हम भी आज़ाद होंगे, ठीक है। जब अगला वीडियो बनाएंगे तो इससे आगे बताएंगे, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से आगे बनाएंगे, ठीक है। हमारा वीडियो बनता है वेब सीरीज की तरह, ठीक है। ये पहले इतना देखिए फिर इतना देखिए, इसी पूरा आपको भी अच्छा लगेगा, छोटा छोटा क्लिप रहेगा, ठीक है। तो समझ गए, कहेगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, तो 3 को लिख दीजिए, ठीक है। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम कहेगा तो 3 को लिख दीजिए, ठीक है, आपको हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आई होप कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण ये सब समझ रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।